आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921 और आइंस्टीन की जो भी काम था उनको काम को बहुत ही रिकॉग्नाइज किया गया। 1915 में उनका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है पब्लिश हुआ, जो कि बहुत ही दुनिया ने सराहा। और फिर 1919 में जो एक्लिप्स हुआ उससे उनकी थ्योरी भी क्या हो गई, प्रूव हो गई, मतलब जो है सही साबित हुई। और इस तरीके से 1921 में उनको जो है नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय द प्रेस। और यहाँ तक कि पूरी दुनिया ने ही जो है उनको इनवाइट करना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि प्रेस ने भी बहुत सारे। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States। और जब 1933 में नाजीज जो है जर्मनी पे रूल करना शुरू करते हैं, तो आइंस्टीन उस समय क्या करते हैं, जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स एमिग्रेट कर जाते हैं। क्यों ऐसा होता है एक्चुअली में, क्योंकि उस समय जर्मनी में स्थिति बहुत ही गड़बड़ हो चुकी थी। जर्मनी में जो है जो आर्यन रेस के जो लोग थे, वो लोग बाकी के रेस के लोगों को जो है बहुत ही सता रहे थे, बहुत ही परेशान कर रहे थे। और ये सब आइंस्टीन को देखा नहीं गया, और वो जो है वहां से उसको जर्मनी को छोड़ के अमेरिका चले आए। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar। और 5 साल बाद जो है, यानी कि 1938 की बात है लगभग, जब क्या हुआ कि ये पता चला कि जो है बर्लिन में जो वहाँ के साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने क्या किया, न्यूक्लियर फिशन के बारे में जो है सबसे पहले खोज निकाला है कि न्यूक्लियर फिजन से क्या होने वाला है। यानी न्यूक्लियर फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यूरेनियम 235 की न्यूक्लियस पे क्या किया जाता है, बमबारी की जाती है न्यूट्रॉन्स की, और जिसकी वजह से ढेर सारी एनर्जी निकलती है। और वही एक क्या करता है, बाद में एटम बॉम्ब का जो है एक रूप ले लेता है। तो इस तरीके से ये बात जब सुना अमेरिका के फिजिसिस्ट ने, अमेरिका के साइंटिस्ट लोगों ने, तो वो सब क्या थे, एक बहुत ही क्योटिक सिचुएशन में थे। अप्रोर मतलब बहुत ही परेशान, बहुत ही क्योटिक सिचुएशन में थे, क्योंकि वो सब एक बात तो समझ रहे थे, क्योंकि उस समय जर्मनी बहुत ही खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा था। और उन लोगों को डर था कि अगर जर्मनी ने कुछ ऐसा बना लिया जो कि एटम बॉम्ब जैसा होगा, वो डेफिनेटली क्या होगा, दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि जर्मनी क्या है, एक आक्रामक देश है और किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। और इस तरीके से अमेरिका में काफी खलबली मच चुकी थी। मेनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फेसिज्म। अच्छा, तमाम जो है जो साइंटिस्ट थे वो लगभग क्या थे, जर्मनी के ही रहने वाले थे, जो कि अमेरिका में रह रहे थे। अच्छा, वो भागे क्यों थे जर्मनी छोड़ के, फेसिज्म की वजह से वो वहां से भागे थे। तो फेसिज्म क्या होता है, फेसिज्म क्या होता है, जब कोई डिक्टेटर क्या करता है, जितने भी अपोजिशन यानी जो उसको अपोज करने वाले लोग होते हैं, सबको क्या करता है, बहुत ही ब्रूटली, बहुत ही बुरी तरीके से ऑप्रेस करता है, परेशान करता है। तो इस चीज को हम फेसिज्म कहते हैं। तो वहाँ पे जितने भी ऐसे लोग थे जो कि सरकार की बातों को जो है अपोज किया करते थे, वो उन लोगों के लिए जो है जर्मनी में कोई जगह नहीं रह गई थी। तो सब जर्मनी को छोड़ के भाग चुके थे, जस्ट एज आइंस्टीन, जिस तरीके से आइंस्टीन वहां से निकले थे। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज द एटॉमिक बम। और अब उन सबको डर लग रहा था सकते हैं और उसको यूज भी कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है खतरा था एटम बम का। आगे देखिए, एट दी अर्जिंग ऑफ अ कलीग आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। और फिर उनके ही एक कलीग ने, उनके ही एक मित्र ने जो है क्या किया, रिक्वेस्ट किया। अर्जिंग का मतलब रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्ट किया कि उन्हें एक लेटर लिखना चाहिए अमेरिकन प्रेसिडेंट को, और आइंस्टीन ने किया वैसा ही। आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ऑन 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 को उन्होंने लेटर लिखा अमेरिका के राष्ट्रपति को, इन विच ही वार्नड अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। और इसमें उन्होंने क्या किया, एक चेतावनी भरा ये पत्र था अमेरिका के राष्ट्रपति को, कि अगर कोई एक इस टाइप का ये अकेला बॉम्ब भी किसी पोर्ट पे छोड़ दिया जाए, कहाँ पे छोड़ दिया जाए, पोर्ट, पोर्ट मतलब जहाँ पे जो है बहुत सारी शिप आके जो है रुकती हैं, अगर उस जगह पे छोड़ दिया जाए तो ये पूरे पोर्ट को तो तबाह कर ही सकता है, पर उसके साथ साथ क्या कर सकता है, आसपास के एरियाज को, क्षेत्र को भी क्या कर सकता है, तबाह कर सकता है, आसपास की टेरिटरी को भी तबाह कर सकता है। मतलब इतने खतरनाक बॉम्ब की उन्होंने बात की।
जिसका आज हम इफेक्ट तो बहुत हम सबको पता है कि एटम बॉम्ब क्या होता है। और उनके जो शब्द थे, हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, और उनके जो शब्द थे वो फेल नहीं हुए, और उसको अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जरूर पहचाना कि ये बहुत बड़ा खतरा है, आने वाला बहुत ही बड़ा खतरा। और उन्होंने तुरंत क्या किया, जो है सीक्रेटली द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। और उन्होंने कहा कि इसका एक ही सोल्यूशन है कि अगर वो बॉम्ब बना रहे हैं तो हम भी बना लें, ताकि जो है हम अपने आप को सिक्योर कर सकें। यानी अगर वो छोड़ेंगे तो हम भी छोड़ेंगे, और नहीं तो हम ही पहले अगर यूज कर लेंगे तो क्या होगा, डर तो सबको हो ही जाएगा। तो इस तरीके से अमेरिका ने सीक्रेटली क्या किया, एटम बम बनाने का प्रोजेक्ट चलाया, और उन्होंने एटम बम बना भी लिया एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और यहाँ तक कि उन्होंने जो है इसका जो है दंश किसको झेलना पड़ा, जापान को झेलना पड़ा। शुरुआत कहाँ से हुई थी, जर्मनी से, और झेलना किसको पड़ा, जापान को। और जापान में जब पहला बम 6 अगस्त 1945 को, फिर दूसरा 9 अगस्त 1945 को छोड़ा गया। पहले वाले का नाम था फैट बॉय और दूसरे का नाम शायद कुछ ऐसे ही था। दोनों बॉम्ब का नाम क्या था, फैट बॉय एंड लिटिल बॉय। और ये दोनों बॉम्ब जब हिरोशिमा एंड नागासाकी पे छोड़े गए तो भारी तबाही हुई, जिसको जो है जिसकी वजह से जापान, जिसको आज भी झेल रहा है, मतलब वहाँ के जो है आने वाली जनरेशन उस इस चीज को आज भी झेल रही है। तो ये तो था एटम बॉम्ब के बारे में, और एटम बॉम्ब कितना डिस्ट्रक्टिव होता है ये दुनिया को पता चल चुका था। अब जो है अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका को खुद को डर लग रहा था, लेकिन उन्होंने खुद ही उसको बना के उसको यूज भी कर लिया। ये एक्चुअली दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक मोमेंट जो है साबित हुआ। आगे देखते हैं। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। और ये जो इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ था जापान में, उसको देख के आइंस्टीन को बहुत ही गहरा आघात लगा, बहुत ही दुख हुआ उनको। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसयू टू द यूनाइटेड नेशंस। और इस बार उन्होंने क्या किया, एक ओपन लेटर, पब्लिक लेटर लिखा। मिसयू का मतलब अ लेटर विद डॉक्यूमेंट्स, मतलब एक लंबा लेटर हो और जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी इंक्लूड किए गए हो, तो उस लेटर को कहते हैं मिसयू। तो उन्होंने क्या किया, इस बार जो है यूनाइटेड नेशंस को एक जो है मिसयू लिखा। उसमें उन्होंने जो है क्या प्रपोज किया, इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। उन्होंने इसमें क्या कहा कि हमें एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करने की जरूरत है। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। हालांकि जिस तरीके से जो उन्होंने रूजवेल्ट को लेटर लिखा था और वो तुरंत सुना गया था, तुरंत उसके ऊपर रूजवेल्ट ने ध्यान दिया था, इस बार उनके इस लेटर पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले 10 सालों में आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, और वो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लगे। एजिटेटिंग फॉर एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और जब भी कभी आर्म बिल्डअप की बात होती थी तो हमेशा क्या करते थे, उसके खिलाफ खड़े होते थे, एजिटेट करते थे, मतलब जो है उसके खिलाफ बातें किया करते थे। और वो चाहते थे कि जो है दुनिया भर में लोग हथियार बनाना छोड़ के किस पे ध्यान दें, जो है पीस, शांति और डेमोक्रेसी पे ध्यान दें। तो और ऐसा वो क्यों कर रहे थे, क्योंकि आइंस्टीन तब तक बहुत ही पॉपुलर हो चुके थे, दुनिया भर में लोग उनको जानते थे और दुनिया भर में लोग उनकी बातों को रेस्पेक्ट भी करते थे। व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, ही वाज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन। और जब आइंस्टीन की 1955 में मृत्यु होती है, 76 साल की उम्र में, उनको जो है एक बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति की तरह से जो उनका सम्मान किया गया, और एक विश्व के नागरिक की तरीके से उनका सम्मान किया गया। एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, जितना कि उनका जो है एक वैज्ञानिक के तौर पे सम्मान किया गया, उतना ही उनका एक जो है विजनरी यानी दूरदर्शी व्यक्ति के तौर पर, और एक वर्ल्ड सिटीजन यानी कि क्या नाम है, एक दुनिया के नागरिक के तौर पे जो उनका सम्मान किया गया। तो ये तो था अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कि, और डेफिनेटली क्या था, इस चैप्टर से कहने का मतलब यही है कि किस तरीके से आइंस्टीन एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि क्या था, बचपन तो सच में उनको बचपन में किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो एक इतने महान साइंटिस्ट बनेंगे। उनका जीवन भी क्या था, थोड़ा सा जो है मुश्किलों से भरा हुआ था, पर उन्होंने सब चीज़ों को आसान बनाया। और उसके साथ साथ क्या किया उन्होंने, एक सबसे जो ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड की जो चैप्टर का जो टाइटल है, वो इस बात से आता है कि वो इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बाद भी उन्होंने उनके अंदर कोई ग्रीड नहीं थी, और उन्होंने क्या किया, हमेशा से जो है जनता के बारे में सोचा और दुनिया के बारे में सोचा। और यही जो है उनकी क्या था, एक इतना जीनियस माइंड, एक ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड भी